नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, वर्षों से अर्जित परंपरागत ज्ञान, आधुनिक तकनीक और सरकारी सहयोग के विवेकपूर्ण मिश्रण के माध्यम से आपने भारतीय कृषि को सफलता की नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। आप ही हैं जो देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। किसान भाइयों, आपके इस कठिन सफ़र में हमेशा आपका हमसफ़र बनकर कदम से कदम मिलाया है हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन ने। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से उन्नत तकनीकों के साथ साथ विषय विशेषज्ञों की राय शुमार भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। अंक की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है और सबसे पहले देखते हैं कृषि से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। 2 बीमा योजनाएं लॉन्च। जैव उर्वरकों की उपयोगिता। अभी भी बो सकते हैं जायद मूंग। आम को दीमक से बचाएं और गहरी जुताई करते समय रखें सावधानी। कृषि को देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और एकीकृत पैकेज बीमा योजना लॉन्च की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन संशोधित बीमा योजनाओं में कृषि क्षेत्र की समस्या को दूर करने की क्षमता है और 1 अप्रैल से खरीफ फसलों को सुरक्षा देने के लिए इन्हें मिशन मोड पर लागू किया जा रहा है। श्री जेटली ने कहा कि ये फसल बीमा पहले से अलग तरह का है और ये अंतर भारतीय किसानों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों और तिलहनों के लिए किसानों के लिए देय प्रीमियम सम एश्योर्ड का 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% है। फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को अधिक भुगतान किया जाएगा। शेष प्रीमियम राशि में से आधा केंद्र सरकार और आधा राज्य सरकार वहन करेगी। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों की जीवित कोशिकाओं को किसी वाहक या वैरियर में मिश्रित करके बनाए जाते हैं। इन्हें मृदा अथवा बीज के साथ मिला देने पर जैव उर्वरक पौधों के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करते हैं तथा भूमि में पड़े पादप अवशेषों की पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति एवं फसल उत्पादन क्षमता बढ़ती है। जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों के उत्तम पूरक हैं। जैव उर्वरक काफ़ी सस्ते एवं प्रभावी होते हैं। ये वृद्धि कारक, हार्मोन्स, विटामिन्स व खनिज तत्वों की भी पूर्ति करने में सहायक होते हैं। इसके उपयोग से फसल उत्पादन में 10 से 20% या उससे भी अधिक वृद्धि होती है। प्रमुख जैव उर्वरक राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइस्लिम, फास्फेरिका एजोला, नील हरित शैवाल का उपयोग फसल उत्पादन बढ़ाने हेतु करना चाहिए। जैव उर्वरकों का उपयोग बीजोपचार के लिए 200 ग्राम का एक पैकेट 40 किलोग्राम बीज के लिए उपयुक्त होता है। ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए मार्च से अप्रैल तक इसकी बुआई की जा सकती है। कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोनी करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन मूंग से अधिकतम उत्पादन लेने हेतु उन्नत किस्में PDM 54, पूसा 105, पूसा वैशाखी, पूसा 9531 आदि लगाना चाहिए। HUM 1 एवं ML 131 पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी जातियां हैं। जवाहर मूंग 74 ग्रीष्मकालीन फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसकी उपज 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह प्रजाति पीला मोजेक वायरस एवं भभूतिया रोग के प्रति सहनशील है। 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बीज को बोने से पहले 2 ग्राम वेबिस्टीन प्रति किलो बीज से उपचारित करना चाहिए। आम की फसल को दीमक से अत्यधिक नुकसान होता है। ये लगभग 6 मिलीमीटर लंबे होकर इनका रंग मटमैला से भूरा होता है तथा पंखहीन होते हैं, जिसके मुखांग काटने एवं चबाने वाले होते हैं। ये दीमक परिवार के श्रमिक कीट होते हैं। श्रमिक कीट सामान्यतः आम के पौधों की जड़ों पर आक्रमण करते हैं। इस कीट का प्रकोप हल्की मिट्टी तथा अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में अधिक होता है। उद्यान के पास दीमक का बमीठा होने से पौधों को हानि अधिक होती है।
दीमक की रोकथाम के लिए पौधा लगाने के पूर्व गड्ढों में 50 ग्राम लिंडेन पाउडर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए, जिससे दीमक का प्रकोप कम हो। किसान भाई अपनी जमीन तथा जरूरत के अनुसार गहरी जुताई करने हेतु बाजार से सही कृषि यंत्रों का चुनाव करें। आधुनिक यंत्रों की सहायता से गहरी जुताई हर 2-3 वर्षों के अंतराल से करते रहना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई प्रत्येक वर्ष प्रत्येक खेत की करें। इस कार्य में संपूर्ण भूमि को 2-3 हिस्से में बांटकर प्रतिवर्ष प्रत्येक हिस्से की 3 वर्ष के अंतराल में एक क्रमबद्ध तरीके से की जानी चाहिए। भूमि की गहरी जुताई इस तरह करें कि खेत की मिट्टी भुरभुरी न होकर बड़े बड़े ढेलों के रूप में रहे, ताकि गर्म हवा जमीन में अधिक गहराई तक जा सके और रोगजनक एवं कीटों की शंखी अवस्था आदि को नष्ट कर सकें। इससे ढेलेदार खेत बनाने से वर्षा का पानी भी सही तरीके से जमीन में शोषित हो सकेगा। गहरी जुताई हमेशा खेत की ढाल की विपरीत दिशा में करनी चाहिए, जिससे मृदा एवं जल संरक्षण में बढ़ावा मिलता है। खेतों में जहां पानी भरता हो वहां पर मिट्टी भराई का कार्य भी साथ साथ करते रहना चाहिए। जुताई के समय खेत के चारों ओर से मेड़ बनाना भी लाभप्रद होता है। इससे वर्षा का जल एकत्रित होने से मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में आज बस इतना ही। आगे आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रदेश की मंडियों में अनाजों के भाव इस प्रकार रहे। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की। आगर में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1,400 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 1,700 रुपए प्रति क्विंटल। सिंगरौली में न्यूनतम भाव रहा 1,525 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 1,600 रुपए प्रति क्विंटल। नरसिंहगढ़ में न्यूनतम भाव रहा 1,450 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 1,610 रुपए प्रति क्विंटल। इटारसी में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1,527 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 1,540 रुपए प्रति क्विंटल। अब बात करते हैं सरसों की। बड़वाहा में न्यूनतम भाव रहा 3,325 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 3,325 रुपए प्रति क्विंटल। इटारसी में न्यूनतम भाव रहा 3,400 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 3,975 रुपए प्रति क्विंटल। निवाड़ी में न्यूनतम भाव रहा 3,700 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 3,719 रुपए प्रति क्विंटल। सिंगरौली में न्यूनतम भाव रहा 3,200 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। अंत में बात करेंगे सोयाबीन की। आगर में न्यूनतम भाव रहा 3,100 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 3,880 रुपए प्रति क्विंटल। गोरखपुर में न्यूनतम भाव रहा 3,380 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम रहा 3,580 रुपए प्रति क्विंटल। सेंधवा में न्यूनतम भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम रहा 3,800 रुपए प्रति क्विंटल। इटारसी में न्यूनतम भाव रहा 3,266 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम रहा 3,942 रुपए प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात, राज्यों की
सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, समन्वित कीट नियंत्रण यानी कि एकीकृत कीट नियंत्रण जैविक विधि से किया जाने वाला कीट नियंत्रण। इस विधि को अपनाने से जहां एक और लागत कम आती है, वहीं दूसरी ओर रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। समन्वित कीट नियंत्रण फसलों में किस प्रकार से किया जाए, यही है जानने का विषय आज हमारे विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय वैशंपायन, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विस्तार संचालनालय सेवाएं, जबलपुर से। आज हम बात करेंगे फसलों में समन्वित कीट नियंत्रण पद्धति के बारे में। किसान भाइयों, जहाँ तक हम देखते हैं कि यदि कोई भी फसलों में कीड़ा दिखाई देता है तो केवल कीटनाशकों का उपयोग ही अंतिम विकल्प हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान भाइयों, केवल कीटनाशकों से ही कीटों का नियंत्रण हो सकता है और अन्य कोई विधियां नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि हम ध्यान से देखें कि पहले ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जिसके कारण हम कीड़ों का नियंत्रण कर सकते हैं, और केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे। तो कीट नियंत्रण की ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं, और इन सब विधियों को एक साथ यदि हम फसलों में उपयोग करते हैं तो उसी को हम समन्वित कीट नियंत्रण पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में हम शुरुआत से जब बीज को बोते हैं तब से ही हम इस पे ध्यान देते हैं। जैसे जब हम बीज को बोते हैं तो बीज हम ऐसा उपयोग करें जिसमें कीड़े या बीमारियां उनमें सहन करने की शक्ति अधिक हो, ताकि कीड़े और बीमारियां कम ही लगे। जैसे कि कीट जो है रोग है, उसको रोग की प्रतिरोधक शक्ति जो जिसमें रहती है, रोग प्रतिरोधी जो जातियाँ रहती है, ऐसी जातियों का ही प्रयोग करें। उदाहरण के जैसे चना में यदि कोई बीमारी लगती है, जो उग्रा बीमारी लगती है, विल्ट लगता है, तो उसके लिए जैसे JG16 है, JG63 है वैरायटी जातियाँ, ऐसे अन्य रोग रोधी जातियों का ही केवल हम चयन करें, ताकि उसमें कीड़े और बीमारियां कम लगे और हमें कीटनाशकों को दवाई डालने की ज़रूरत ही न पड़े। तो सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि अच्छा बीज और रोग प्रतिरोधक जो जिसमें शक्ति है, ऐसे बीजों का ही चयन करेंगे। जब ऐसा बीज हम चयन कर लेते हैं तो उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एक काम यह है, जो किसान भाई कभी भी नहीं करता, बहुत आसानी से किया जा सकता है कीट नियंत्रण के लिए, वो है बीजों का सही तरीके से उपचार करना। यदि बीजों का हम सही तरीके से और सही दवाइयों से उपचार करें तो किसी भी प्रकार की बीमारी से वैसे ही वो मुक्त रहेगी फसल हमारी, और यदि स्वस्थ फसल रहेगी तो किसी भी प्रकार के कीड़े और बीमारियां भी नहीं लगेंगी उसमें, क्योंकि स्वस्थ पौधों में अपने आप एक प्रतिरोधक शक्ति आ जाती है। तो यदि हम बीज उपचार करना है तो उसके लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की दवाइयाँ हमको बीज उपचार के लिए करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो है, हम एक किसी फफूंदनाशक दवाई अलग अलग भी मिलती है बाज़ार में, तो उस फफूंदनाशक दवाई का जो बीज उपचार के लिए रहती है, उसका केवल 100 ग्राम दवाई पाउडर लेंगे, वो 1 एकड़ बीज के लिए पर्याप्त है। और उस पाउडर को, लेकिन तरीका थोड़ा सा देख लें, क्या करते हैं किसान भाई कि केवल पाउडर छिड़क देते हैं बीज के ऊपर तो और मिला लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, ठीक से वो चिपक नहीं पाता। तो पहले पाउडर को अच्छे तरह से एक पानी में थोड़ा सा मिला लेंगे, 1 गिलास पानी में, और उस पानी को जो है बीजों पर डालेंगे, और उसके पश्चात अच्छी तरह से मिला के आधा घंटा उसको सुखाएंगे। किसान भाई, पहले फफूंदनाशक सुखाने के बाद, दवाई से उपचारित करने के बाद, दोबारा आधे घंटे के बाद हम एक दवाई है थायोमिथॉक्सैम, इस थायोमिथॉक्सैम दवाई से भी पुनः उसमें 30 ml दवाई, या अगर पाउडर लेंगे तो 50 ग्राम पाउडर जो है वो प्रति एकड़ बीज के लिए पर्याप्त है। उसको उसी प्रकार से जैसे पानी में एक बार मिला लेंगे, 1 गिलास पानी में, और फिर उसको उपचारित करेंगे और अच्छी तरह से बीजों को लगा लेंगे। इस दवाई का उपयोग इसलिए किया जाता है कि जैसे कि उदाहरण के लिए अभी हम सोयाबीन फसल लगाएंगे, और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है वो सफ़ेद मक्खी से जो पीला मोज़ेक आता है, और जो पीला मोज़ेक जो बीमारी है केवल सफ़ेद मक्खी से ही वो फैलती है, और एक पौधे में यदि लग गया तो पूरे समझिए पूरे खेत में वो फैल जाएगी। और उसके लिए हमें शुरुआत में ये जो थायोमिथॉक्सैम से बीज उपचार करने की बात बताइए, इसका उपयोग करेंगे, ताकि 1 महीने तक हमारी फसल इस रस चूसक कीड़ों से या सफ़ेद मक्खी से बची रहे, और ये जो बीमारी है आगे फैलने से नहीं आए। इसके पश्चात जब ये दूसरी दवाई से वो बीज उपचार कर लेंगे तो तीसरी फिर से एक दवाई लेंगे, और वो है कल्चर।
कल्चर भी एक राइजोबियम कल्चर और पीएचबी कल्चर। इस राइजोबियम की 1 किलो मात्रा और पीएचबी दवाई की, पीएचबी कल्चर की 1 किलो मात्रा, ऐसी 2 किलो मात्रा 1 एकड़ बीज के लिए पर्याप्त है। अभी सोयाबीन का मौसम आ रहा है, मूंग आ रहा है, उड़द आ रहा है, तो इस मौसम में आप अब जो है जितनी दलहनी फसलें हैं या तिलहनी फसलें हैं, इनको ज़रूर से इन तीनों प्रकार के इससे दवाई से उपचारित करें, ताकि हमारा जो फसल है स्वस्थ रहेगी और स्वस्थ फसल में आगे भी कभी कीड़े या बीमारी नहीं लगेंगे। तो ये अन्य विधियां हैं और भी विधियां हैं, जैसे कि यांत्रिक विधियां। यांत्रिक विधियों में सबसे महत्वपूर्ण एक है प्रकाश प्रपंच। प्रकाश प्रपंच का उपयोग जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया है। उसमें सब प्रकार के जितने प्रकार के कीड़े लगते हैं, चाहे वो इल्लियाँ हो, चाहे भृंग हो, जैसे सोयाबीन में कई प्रकार की जो हरी कुंडलक इल्ली लगती है, या सोयाबीन की में तम्बाकू इल्ली लगती है, या बहुत सारे प्रकार के जो भृंग बीटल्स लगते हैं, इतने सभी प्रकार के कीड़े जो है प्रकाश प्रपंच यानी लाइट ट्रैप के अंदर वयस्क अवस्था में आके ट्रैप हो जाते हैं, और एक बार यदि ट्रैप हो गए अंदर तो फिर से वो बाहर निकल नहीं सकते। यानी अपने आप ही कीट नियंत्रण हमारा बहुत सारे जो इनका जो जनरेशन वहीं ख़त्म हो जाती है। तो कीट दवाई डालने का हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आपके आसपास बहुत से ऐसे प्रयोगधर्मी किसान भाई हैं जो कि उन्नत तकनीकों को अपनाकर सफलता के नए मुकाम छूते हैं। आप भी इनसे कुछ सीखते सिखाते हैं। हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत हम सफल किसान में आपको ऐसे ही सफल किसानों से मिलवाते हैं जो कि आपके लिए प्रेरणा के स्रोत साबित होते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही सफल किसान से और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। आज हमारे साथ हैं प्रगतिशील किसान धर्मेंद्र सिंह राजपूत जी। आइए उनसे जानते हैं उनके खेती के बारे में। नमस्कार पहले सभी किसान भाइयों को। अभी मैंने ज़िले में मध्य प्रदेश में नई तकनीक अपनाई है जो प्रदेश में 51 ज़िले में नहीं। ये तकनीक मॉडल खेती की शुरुआत की है मैंने, जो देवास ज़िले में मध्य प्रदेश के ग्राम छोटी चुल्लाई में एक लघु सीमित किसान हूँ। मैं मध्य प्रदेश का बहुत छोटा किसान हूँ। मैं मॉडल खेती प्रारंभ की, उसके अवसर पर मुझे एक 26 जनवरी पर माननीय कलेक्टर महोदय एवं राज्य मंत्री द्वारा एक प्रशंसा पत्र देके और कृषि महोत्सव में नई तकनीक की जानकारी देने पर सम्मानित किया गया। जैसे गेहूँ बोते थे गेहूँ ही बोते हैं, चने बोते थे चने बोते हैं। मॉडल खेती में ये है कि जैसे अपने पास 10 बीघा जमीन तो एक एक बीघा 10 तरह की फसल बोई मैंने इस बार। मैंने आलू, प्याज, लहसुन, गेहूँ, चना, जिसके बाद गाजर, जिसके बाद ये धनिया, सब तरह की फसल बोई मैंने इस बार। उसको कहते हैं मॉडल खेती। उसमें एक खेती लॉस हो जाती है, ओले पाले गिरते हैं तो पूरी लॉस हो जाती है। इस बार जैसे लहसुन का भाव अच्छा आ गया तो इसको कहते हैं मॉडल खेती। जी जी, मतलब कि एक साथ आप कई फसलों को बो देते हैं उसमें। तो किस किस तरीके की और फसलें उसमें आप लगा सकते हैं मॉडल खेती में? अभी जैसे पहले अपन ने शुरू में सोयाबीन काट के आलू लगाया था, आलू के बाद मूंग लगाए, मूंग के बाद ये 3 खेती हो जाती। किसान अधिकतर 2 ही खेती करते हैं।
तो अपन 3-3 4-4 खेती कर लेते जी जी। तो ये दूसरी खेती से किस तरह से अलग है, किस तरह से भिन्न है? हैं। ये दूसरी खेती से ये खेती बहुत अच्छी है, मॉडल खेती। जैसे एक खेती पे निर्भर नहीं रहना चाहिए किसान को, जी। फसल चक्र अपनाना चाहिए। इस बार ये बोए थे, इस बार ये थोड़ी थोड़ी एक खेती लॉस हो जाती है तो बहुत ही घाटा होता है उसमें। जी जी। तो इसमें भी आप खाद वगैरह का उपयोग करते होंगे कि कौन सी खाद का? वर्मी कंपोस्ट। जी जी। और इसके अलावा कीटनाशक दवाइयों का? कीटनाशक, गौमूत्र, नीम तेल, ये जैविक निम्बोली, जिसके बाद छाछ, इसका उपयोग करते हैं। अच्छा अच्छा। और एक साल में कितनी फसलें ले लेते हैं आप? एक साल में जैसे रबी में लेते हैं हम 10 फसलें ली इस बार तो मैंने। जी। सब तरह की थोड़ी थोड़ी फसल लगाई मैंने। और ऐसे तो पहले तो मैं कम ही फसल ले रहा था, सिर्फ एक ही फसल ले रहा था, गेहूँ। अब फिर मॉडल खेती की शुरुआत की मैंने तो फिर 10 फसल ली इस बार। जी जी। गहरी जुताई के बारे में आप कुछ बताएंगे? गहरी जुताई जैसे गर्मी में खेत खाली पड़े रहते हैं अपने, उसके लिए तो अपन को गहरी जुताई करना पड़ती है। और जिसके बाद ये नरवैया जलाते किसान, गेहूं में आग लगाते, ये पर्यावरण नष्ट हो रहा अपने। ये नरवैया नहीं जलाने चाहिए, खापे नहीं जलाने चाहिए। जैसे गेहूं के खापे रहते हैं ना, उसको जला देते हैं लोग, तो अपन कोयले कैसे पकाते ऐसे मिट्टी पक जाती है, वो अपने को नहीं करना चाहिए। जिसके बाद गहरी जुताई से ये फ़ायदा है कि सोयाबीन का उत्पादन और अपनी मृदा स्वास्थ्य अच्छी रहती, मिट्टी स्वस्थ रहती और उसकी जो कीटाणु रहते हैं वो गर्मी से सब मर जाते हैं। गहरी जुताई से ये फ़ायदा होता है। और गर्मी में अधिकतर गहरी जुताई करना चाहिए अपने को। हर 3 साल में एक बार गहरी जुताई को अपने को करना चाहिए। सिंचाई के लिए आप किस तरह के साधनों का उपयोग करते हैं? सिंचाई के लिए टपक सिंचाई, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, उसका उपयोग करता हूँ मैं। स्प्रिंकलर का उपयोग करता हूँ। टपक सिंचाई से बूंद बूंद पानी बचता है, जिसके बाद अपनी मिट्टी की उर्वरकता अच्छी रहती है और जिसके बाद ज़मीन भी मुलायम रहती है और जिसके बाद ज़मीन भी अपनी पानी की भी बचत होती है और उत्पादन करीब 30 से 40% बढ़ जाता है टपक सिंचाई से। मैं टपक सिंचाई का उपयोग करता हूँ। तो आज थे हमारे साथ देवास जिले के धर्मेंद्र सिंह राजपूत जी। उन्होंने अपने खेती के बारे में हमें बहुमूल्य जानकारी दी। तो अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए प्रगतिशील किसान से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1। खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक। फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, यह तो था हमारा आज का अंक। निश्चित तौर पर आपको पसंद आया होगा। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, मिलने मिलाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अगले अंक में फिर होंगे प्रस्तुत कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।